हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रीअपोर्शमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने एलोकेशन एंड अपोर्शमेंट पढ़ा था, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी किया था। आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा और अब आपका जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग एलोकेशन एंड अपोर्शमेंट ऑफ ओवरहेड वो अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है, दैट इज ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। कि जितने भी ओवरहेड होते हैं यानी जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है या कह लीजिए जितने भी कॉमन खर्चे होते हैं उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ओवरहेड में। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बताया गया है कि कुछ स्टेप्स हैं जिनसे हम जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में। तो वो स्टेप कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है ओवरहेड का कलेक्शन। ठीक है, दूसरा है एलोकेशन एंड अपोर्शमेंट, थर्ड वन इज रीअपोर्शमेंट, फोर्थ वन इज एब्सॉर्प्शन। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और ये जो पहला और दूसरा स्टेप है ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम रीअपोर्शमेंट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, यानी थर्ड स्टेप ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का जो थर्ड स्टेप है रीअपोर्शमेंट, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो रीअपोर्शमेंट होता है, रीअपोर्शमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, इसका क्या मतलब है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि अपोर्शमेंट और रीअपोर्शमेंट में क्या अंतर होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से बेसिस होते हैं। रीअपोर्शमेंट करने के कुछ बेसिस होते हैं, जैसे अपोर्शमेंट में आपने पढ़ा था ना, एकदम सेम वैसे ही कुछ बेसिस होते हैं रीअपोर्शमेंट के, तो उनको देखेंगे और उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे हम। राइट और एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको क्लास 11th 12th बीबीए बीकॉम और एमबीए के जितने भी पेपर हैं अकाउंटिंग के, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, उन सभी की सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। रीअपोर्शमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, जिसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन या रीअपोर्शमेंट समझने से पहले जरा मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। अपोर्शमेंट, ये जो वर्ड था ना अपोर्शमेंट, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अपोर्शमेंट मतलब क्या होता है, जो भी कॉमन एक्सपेंस होते हैं या कह लीजिए जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कैसे डिवाइड करें, चाहे वो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट हो। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट दो टाइप के ही होते हैं, या तो वहां पे प्रोडक्शन हो रहा होगा, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए, या वो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है, तो वो हो गया सर्विस डिपार्टमेंट। तो अपोर्शमेंट क्या होता है, किसी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट के बीच में कैसे डिवाइड करें, ठीक है, या कह लीजिए सारे ही डिपार्टमेंट के बीच में कैसे डिवाइड करें, दैट इज कॉल्ड अपोर्शमेंट। उसको कहते थे अपोर्शमेंट, उसको कहते थे, उसका दूसरा नाम था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, बट आज हम पढ़ने वाले हैं रीअपोर्शमेंट। री मतलब क्या होता है, बताइए, री मतलब क्या होता है? री मतलब दोबारा, रीअपोर्शमेंट मतलब अब दोबारा हम डिवाइड करेंगे, बट दोबारा अब हम क्या डिवाइड करेंगे, देखिए, ये हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये हो गया सर्विस डिपार्टमेंट। रीअपोर्शमेंट में क्या करते हैं, हम सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है, सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड करते हैं। सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1 P2 P3। ठीक है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। वही एग्जांपल लेते हैं, फर्नीचर की फैक्ट्री है, एक डिपार्टमेंट में बेड बन रहा है, एक डिपार्टमेंट में चेयर बन रही है, एक डिपार्टमेंट में टेबल बन रहा है। ठीक है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 ले लेते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। ये शायद रिपेयर एंड मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है, जहां पे मशीनरी को रिपेयर एंड मेंटेन, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई मशीनरी अगर खराब हो जाए या उसको रिपेयरिंग की जरूरत है तो सर्विस डिपार्टमेंट उसे देता है। ठीक है, तो अपोर्शन में क्या करते हैं, हम कॉमन एक्सपेंस को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट सबके बीच में डिवाइड करते हैं, चारों डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड करेंगे।
लेकिन रीअपोर्शमेंट में क्या होता है, हम सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है, यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है, इस खर्चे को हम तीनों डिपार्टमेंट P1, P2 और ये P3 डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड करते हैं। इसी को कहा जाता है रीअपोर्शमेंट। ठीक है, समझ में आया? देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है, रीअपोर्शमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। रीअपोर्शमेंट मतलब क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डिवाइड करना, दिस इज रीअपोर्शमेंट। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही है ना, कि जो भी ओवरहेड का खर्चा है, ठीक है, जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो खर्चा है, उसे कॉस्ट यूनिट पे चार्ज करना। ठीक है, यही तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि जितने खर्चे हैं उसे कॉस्ट यूनिट पे चार्ज करना। तो एक बात बताइए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट बनता है ना, सर्विस डिपार्टमेंट में तो कोई प्रोडक्ट बनता नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है ना, नो कॉस्ट यूनिट आर प्रोड्यूस इन सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट में तो कोई प्रोडक्ट बनता नहीं है। ठीक है, तो इस खर्चे को इसलिए क्या किया जाता है, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बन रहा है ना, इसलिए। देखिए यहाँ लिखा है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, इसीलिए कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट को चार्ज किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही तो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रीअपोर्शमेंट, और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको कहा जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये जो मेथड ऑफ रीअपोर्शमेंट है, जो रीअपोर्शमेंट करने का तरीका है, दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अपोर्शमेंट। जैसा आपने अपोर्शमेंट में पढ़ा था ना, एकदम सेम वैसे ही मेथड होता है रीअपोर्शमेंट में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंस अपोर्शमेंट और रीअपोर्शमेंट के बीच में। वैसे अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो ये डिफरेंस भी आप आसानी से बता सकते हैं। अपोर्शमेंट को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, जबकि रीअपोर्शमेंट को क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अपोर्शमेंट में हम क्या करते हैं कि जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो भी ओवरहेड का खर्चा है, इसको हम डिवाइड करते हैं सारे ही डिपार्टमेंट के बीच में। अब वो डिपार्टमेंट चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे सर्विस डिपार्टमेंट हो। लेकिन रीअपोर्शमेंट में क्या करते हैं, रीअपोर्शमेंट में हम सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट होती है उसको चार्ज करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। ठीक है, दिस इज रीअपोर्शमेंट। तो ये छोटा सा डिफरेंस है अपोर्शमेंट और रीअपोर्शमेंट के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेसिस। ये तो हमने देख लिया कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को हमें क्या करना है, हमें अपोर्शन करना है, डिवाइड करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, बट किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, ये एक प्रॉब्लम आती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिस बताए गए हैं कि डिफरेंट सर्विस डिपार्टमेंट, यहाँ पे कुछ सर्विस डिपार्टमेंट का नाम है कि डिफरेंट सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कैसे डिवाइड किया जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट। स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, जो भी स्टॉक्स वगैरह हैं, जो भी मटेरियल है, उनको प्रॉपरली स्टोर करना, यही काम होता है। ठीक है, ये क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है, इसकी कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में। ठीक है, बट हम किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, तो ये जो स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट है, ये किससे रिलेटेड है, मटेरियल से रिलेटेड है। यहाँ पे स्टॉक स्टोर किए जाते हैं ना, तो स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट ने कितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट दी है, या डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है, जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट दी है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, कितने मटेरियल कंज्यूम कर रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट, इसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी हिंट दी रहेगी कि आप किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी रहेगी, बट यहाँ पे आपको कुछ कॉमन मतलब आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट है परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट के खर्चे को कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखिए परचेज डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड है, परचेज डिपार्टमेंट का काम है परचेजिंग करना, मटेरियल की परचेजिंग करना। तो इस खर्चे को हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज फॉर ईच डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट के लिए कितना मटेरियल परचेज करके ला रहा है, कितना वैल्यू ऑफ मटेरियल, या कितने नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर प्लेस किए गए हैं परचेज डिपार्टमेंट में किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। राइट, चलिए तीसरा, जो तीसरा सर्विस डिपार्टमेंट है वो क्या है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, या कह लीजिए पेरोल डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, इस डिपार्टमेंट का काम होता है जितने भी एम्प्लॉई हैं उनका रिकॉर्ड रखना।
ठीक है, उनकी सैलरी वेजेस कैलकुलेट करना, उनके टाइम का हिसाब रखना, यही काम होता है। तो इस खर्चा, ये जो खर्चा है ये किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉय से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस खर्चे को कैसे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं उसके बेसिस पे इस खर्चे को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगला है पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट है, ये भी लेबर से रिलेटेड है। तो इस खर्चे को भी हम किससे बेसिस पे डिवाइड करेंगे? लेबर टर्नओवर के बेसिस पे, या कह लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं उसके बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये अगले 5 और सर्विस डिपार्टमेंट के नाम हैं, आप जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए। ठीक है, सिंपल है। जैसे कैंटीन वेलफेयर है, ये भी क्या है? एम्प्लॉय से रिलेटेड है, वेजेस से रिलेटेड है, तो इसे इस बेसिस पे डिवाइड करेंगे। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा है, तो इसको किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं? नंबर ऑफ आवर वर्क्ड। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने कितने घंटे काम किया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। इंटरनल ट्रांसपोर्ट सर्विस है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू या वेट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड। इंटरनल ट्रांसपोर्ट सर्विस ने कितना वैल्यू या कितने वेट का गुड ट्रांसपोर्ट किया है, उस बेसिस पे कर सकते हैं। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का जो खर्चा है उसे डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे या मशीन ऑपरेटिंग आर के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ड्राइंग ऑफिस का है, नंबर ऑफ ड्राइंग मेड या मैन आर वर्क इस बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बस मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि डिफरेंट सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हम किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बताया है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। वैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किस बेसिस पे किया जाएगा, राइट। अब चलिए हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। अब हम करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन रीअपोर्शमेंट पे। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के डरिएगा नहीं, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, और मैंने स्पेशली यही क्वेश्चन लिया है क्योंकि इसमें अपोर्शमेंट भी है फिर रीअपोर्शमेंट है। ठीक है, मैं कोई छोटा क्वेश्चन रीअपोर्शमेंट का भी ले सकती थी, बट मैं चाहती थी आप एक ही क्वेश्चन से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले आप देखेंगे अपोर्शमेंट है फिर रीअपोर्शमेंट है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है और ये लेंदी है लेकिन उतना ही ईजी भी है, इसमें आधी चीजें तो कट कॉपी पेस्ट होनी है। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। The following data were obtained from the book of SN Engineering Company. एक कंपनी है जिसका नाम है SN Engineering Company for the half year ended 30th September 2009. ठीक है, ये कुछ डेटा है जो लिया गया है SN Engineering Company की बुक से। ठीक है, हाफ ईयरली डेटा है ये। ठीक है, फॉर द हाफ ईयर ended 30th September 2009. आपको क्या बनाना है? डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन समरी, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में ये जो ओवरहेड या जो कॉस्ट का जो खर्चा है इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसकी समरी बनानी है। ठीक है, अब आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको डायरेक्ट वेजेस दी गई हैं पांचों डिपार्टमेंट के बीच में। देखिए यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए बी सी और डिपार्टमेंट एक्स और वाई, जिसमें डिपार्टमेंट ए बी सी क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट एक्स वाई क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, समझ में आया? 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, यानी 5 डिपार्टमेंट है। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा सारे डिपार्टमेंट का दिया गया है, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा पांचों डिपार्टमेंट का दिया गया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितनी हो रही है वो बताया गया है। ठीक है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर में बताई गई है। ठीक है, लाइट पॉइंट, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट बताए गए हैं पांचों डिपार्टमेंट में, एसेट वैल्यू बताई गई है, एरिया को पॉइंट बताया गया है पांचों डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ये बेसिकली पता है क्या है? ये है बेसिस, किस बेसिस पे हम खर्चों को डिवाइड करेंगे, तो ये कुछ बेसिस बताए गए हैं। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस खर्चे के लिए, खर्चे ये बताए गए, ओवरहेड के खर्चे ये बताए गए हैं कि इन ओवरहेड के खर्चों को किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन ये है, यानी ये क्या है? बेसिस। ठीक है, और खर्चे कहाँ बताए गए हैं? ओवरहेड के खर्चे यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ओवरहेड फॉर 6 मंथ वेयर एज अंडर। ठीक है, ओवरहेड 6 महीने के ये बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से खर्चे बताए गए हैं? देखिए टोटल 8 खर्चे हैं। ठीक है, 6 महीने का खर्चा है। कितना खर्चे, कौन कौन से खर्चे हैं? 8 खर्चे हैं। पहला है स्टोर एंड ओवरहेड, मोटिव पावर, इलेक्ट्रिक लाइटिंग, लेबर वेलफेयर, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जनरल ओवरहेड और रेंट। ये 8 खर्चे आपको क्वेश्चन में बताए गए हैं।
ठीक है, और ये किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे ये आपको यहाँ पर बताया गया। ठीक, क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसमें आगे बोला गया है कि apportion the expense of department X in the ratio of 4:3:3। यानी ये जो डिपार्टमेंट X है, डिपार्टमेंट X क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक है, आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट X का जो खर्चा है इसे अपोर्शन करना है किस रेशियो में, 4:3:3 के रेशियो में अपोर्शन करना है। ठीक है, और फिर कहा गया है डिपार्टमेंट Y जो है उसके खर्चे को आप अपोर्शन करेंगे। ठीक है, किस बेसिस पे, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। डिपार्टमेंट वाई के एक्सपेंस को आप किस बेसिस पे करेंगे, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। ठीक है, किसके बीच में, ए बी सी डिपार्टमेंट के बीच में। राइट, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि आपको रीअपोर्शमेंट का क्वेश्चन है या रीअपोर्शन करना है। इसमें सिंपली ये बताया गया है कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को अंत में आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज करेंगे। डिपार्टमेंट एक्स का भी और डिपार्टमेंट वाई का भी, ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है, इनके खर्चे को आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज करेंगे। तो ये किस में होता है, ये तो रीअपोर्शमेंट में होता है ना। तो ये अंडरस्टूड है कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ रीअपोर्शमेंट। ये रीअपोर्शमेंट का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया। अब एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन खुद से रीड करिएगा। देखिए यहाँ पे 8 खर्चे दिए गए हैं, ओवरहेड के 8 खर्चे दिए गए हैं। ठीक है, और ये किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, वो बेसिस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो पहले आप ओवरहेड के जितने खर्चे हैं उन्हें डिवाइड करेंगे पांचों डिपार्टमेंट के बीच में। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है इसके खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज करेंगे। ठीक है, और किस बेसिस पे करेंगे ये बताया गया है। डिपार्टमेंट एक्स को 4:3:3 के बेसिस पे और डिपार्टमेंट वाई का डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को पहले रीड करिए। ठीक है, अब चलिए मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे केवल ये बताने वाली हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व हम कैसे करेंगे। सॉल्व करना काम आपका है, और इस लेक्चर के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने सॉल्व किया कि नहीं किया। वैसे आप करेंगे मुझे पता है, और आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस सॉल्यूशन से। तो चलिए अब मैं आगे क्वेश्चन आपको बताना शुरू करती हूँ कैसे करेंगे। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ओवरहेड मतलब जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी हम समरी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अपोर्शमेंट में हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था। वैसे इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर अपोर्शमेंट पे क्वेश्चन आपको वो अगर समझ में आ गया था तो अब इस क्वेश्चन को करने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, एकदम सेम वही स्ट्रक्चर है, सेम वही फॉर्मेट है। मैंने बताया था ऐसा फॉर्मेट बनाना कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन आप ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे तो क्या होगा, चीजें थोड़ी सी और सिस्टमैटिक होंगी, इसलिए हम ऐसा फॉर्मेट बना रहे हैं। ठीक है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाने जा रहे हैं सब, क्योंकि यही बनाने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे आइटम, जितने भी खर्चे आपको क्वेश्चन में दिए हैं वो हम पहले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरे कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे बेसिस ऑफ अपोर्शमेंट, यानी इस खर्चे को हम किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें रिकॉर्ड किया। फिर जो टोटल अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम पांचों डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। ABC प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और X और Y क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट है, ये हमने लिख दिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, इस तरीके से फॉर्मेट बना लेंगे। फिर इसके बाद चलिए अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले, अच्छा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक बात बताई थी कि जैसे देखिए ये है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, यानी इस समरी में हम केवल और केवल इनडायरेक्ट कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी है। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट होगी उसको हम इस ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये बात लास्ट लेक्चर में मैंने बता दी थी। तो अब केवल जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उनको अब क्वेश्चन में देखना शुरू करिए। ठीक है, तो सबसे पहला है, एक तरफ से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट वेजेस। देखिए अब लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि जो डायरेक्ट वेजेस हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो डायरेक्ट वेजेस होती हैं वो डायरेक्ट होती हैं, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट में कोई भी डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता है। देखिए सर्विस डिपार्टमेंट का काम क्या है,
सर्विस प्रोवाइड करना, किसको सर्विस? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट काम होता है। तो सर्विस डिपार्टमेंट में कोई भी डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता है, ठीक है, ये बात समझ में आई। सर्विस डिपार्टमेंट में कोई भी डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट वेजेस नहीं होता है। सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी वेजेस होती है ना, वो इनडायरेक्ट वेजेस ही होती हैं, या जो मटेरियल होता है ना, वो इनडायरेक्ट मटेरियल ही होता है, ठीक है, ये बात समझ में आई। लास्ट लेक्चर में ये मैंने डिस्कस किया था। तो ये जो डायरेक्ट वेजेस, सबसे पहले यहाँ पे खर्चा दिया है डायरेक्ट वेजेस का। तो डायरेक्ट वेजेस का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा है वो तो डायरेक्ट है, तो उसे इग्नोर करिए। लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा आपको क्वेश्चन में दिया है वो तो इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो आप 1000 डायरेक्ट वेजेस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला रिकॉर्ड किया है डायरेक्ट वेजेस, किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं? एक्चुअल बेसिस पे, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट वेजेस होती हैं इसलिए इसे इग्नोर करो, बट सर्विस डिपार्टमेंट में इनडायरेक्ट होती है तो उन्हें एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगला है डायरेक्ट मटेरियल, ये देखिए दिया ना डायरेक्ट मटेरियल। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो डायरेक्ट मटेरियल दिया है इसे इग्नोर करो, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट में तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल होता है ना, तो इसको रिकॉर्ड करो। तो हमने रिकॉर्ड कर लिया 1500 और 1000। ये देखिए अगला है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, एक्चुअल बेसिस पे डिवाइड किया। ये देखिए नीचे लिखा भी है नोट में कि डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट मटेरियल ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इसलिए इसे इस शीट में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला और दूसरा खर्चा, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल ये हो गया। इसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन है ना, दिस इज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये कुछ बेसिस दिए गए हैं, ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो अब इनको, ये तो बेसिस हैं तो इन्हें छोड़िए, अब आ जाइए ये जो 8 ओवरहेड के खर्चे दिए गए हैं इनको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। यहाँ पहला खर्चा लेते हैं, पहला है स्टोर ओवरहेड। सबसे पहला है स्टोर ओवरहेड, यानी जो स्टोर डिपार्टमेंट है उसके इनडायरेक्ट खर्चे। तो इसको किस बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए बताइए? स्टोर में तो मटेरियल रखा जाता है ना, तो मटेरियल के बेसिस पे करेंगे। तो देखिए मटेरियल क्या क्वेश्चन में दिया है? हाँ दिया है, डायरेक्ट मटेरियल। तो स्टोर ओवरहेड का जो 400 का खर्चा है, ठीक है, स्टोर ओवरहेड का जो 400 का खर्चा है इसे हम डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, यानी 3000, 2500, 2000, 1500 और 1000 इस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। वैसे आपको, आप 7th या 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि किस तरीके से किसी टोटल खर्चे को किसी प्रॉपर प्रपोर्शन में या किसी रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं। एक मैं करके बता देती हूँ। देखिए जैसे स्टोर ओवरहेड का 400 का खर्चा है, इसको डिपार्टमेंट ए बी सी और एक्स वाई के बीच में डिवाइड करना है। तो कितना खर्चा है? जो डायरेक्ट मटेरियल है डिपार्टमेंट ए में कितना है? 3000, डिपार्टमेंट बी में 2500, डिपार्टमेंट सी में 2000, 1500, 1000, ये हुआ। तो अब इसका हमें रेशियो निकालना है, तो हम क्या करें? 100 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 30, 25, 20, 15 और 10, ठीक है। फिर अब 5 कॉमन ले लेते हैं, तो आ गया 6:5:4:3:2, ठीक है। तो अगर मुझे ए का रेशियो, ए का अमाउंट निकालना है, ए का शेयर निकालना है टोटल स्टोर ओवरहेड में, तो मैं क्या करूंगी? 6 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 400, ऐसे ही होगा ना। और ये 20 कहाँ से आया? 20 इसका सम है, 6 + 5 + 4 + 3 + 2, इसका सम क्या है? इसका सम है 20। तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 20, तो ए का कितना शेयर आ गया? 120। बी का कितना होगा? 5/20 मल्टीप्लाइड बाई 400। सी का क्या होगा? 4/20 मल्टीप्लाइड बाई 400। ऐसे ही एक्स का, ऐसे ही वाई का। तो हमने निकाल लिया 400 का जो एक्सपेंस है इसको पांचों डिपार्टमेंट के बीच में हमने डिवाइड कर लिया, 120, 100, 80, 60, 40, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर फिर हमने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए स्टोर ओवरहेड को किस बेसिस पे किया? डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे किया। कितना टोटल खर्चा था? 400 का, और ये हमने पांचों डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगला खर्चा देखते हैं, ये हो गया पहला। दूसरा खर्चा क्या है क्वेश्चन में? देखिए दूसरा खर्चा है, काफी गोच पोच दिया है मैंने इसमें। दूसरा खर्चा है मोटिव पावर। मोटिव पावर का खर्चा क्या है? 1500 का है। इसको किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे? देखिए क्वेश्चन में दिया है ना इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे करते हैं, ठीक है, किलोवाट आवर।
तो मोटे पावर को आप किलोवाट आवर के बेसिस पे पांचों डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड करेंगे। टोटल कितना है 1500, डिवाइड कर लेंगे आप। ठीक है, अगला तीसरा खर्चा क्या है, लाइटिंग। क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में देखिए तीसरा खर्चा क्या है, लाइटिंग। लाइटिंग को किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट के बेसिस पे। टोटल कितना है 200 का खर्चा है लाइटिंग का, इसको आपने डिवाइड कर दिया पांचों डिपार्टमेंट के बीच में। डिवाइड कैसे करेंगे ये तो मैंने अभी बताया ना, आपका काम है करना, ठीक है, आप करेंगे इसे। चौथा खर्चा कौन सा है, क्वेश्चन में देखिए लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर एम्प्लॉय से रिलेटेड है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो हमने 3000 का जो खर्चा है वो डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से पांचवा खर्चा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्योंकि एसेट वैल्यू से रिलेटेड होता है, तो एसेट वैल्यू की इंफॉर्मेशन देखिए क्वेश्चन में दी है, हाँ ये देखिए दी हुई है, तो इसको इस बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो 6000 का खर्चा हमने पांचों डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड कर दिया। अगला खर्चा है, छठा खर्चा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी एसेट की वैल्यू से रिलेटेड है, तो हमने इसको भी डिवाइड कर दिया। अगला सेवेंथ एक्सपेंस क्या है, जर्नल ओवरहेड। ठीक है, तो जर्नल ओवरहेड को हम डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए और कोई बेसिस यहाँ पे फिट बैठ नहीं रहा है। ठीक है, तो जर्नल ओवरहेड को हम डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो 10,000 के खर्चे को हमने पांचों डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड कर लिया। यहाँ तक हो गया। अब आ जाइए आठवां और लास्ट जो खर्चा है, दैट इज रेंट एंड टैक्स। तो रेंट तो हमें पता है एरिया ऑक्युपाइड के बेसिस पे किया जाता है, तो जो 600 का रेंट है पूरी फैक्ट्री का, इसको हमने पांचों डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड कर लिया। हो गया यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने किया अपोर्शमेंट। ये जो था ना, दिस इज कॉल्ड अपोर्शमेंट। ओवरहेड के खर्चे को पांचों डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड किया, तो इसको क्या कहेंगे, अपोर्शमेंट। यहाँ तक अपोर्शमेंट किया। अब क्या करें, हम सम करते हैं, टोटल कर दिया। ये जो पांचों डिपार्टमेंट है इनका हमने सम कर दिया, तो ये आ गया कि टोटल ओवरहेड का खर्चा था इतना, जिसको पांचों डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड किया तो आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आगे करेंगे रीअपोर्शमेंट। रीअपोर्शमेंट मतलब डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई, जो सर्विस डिपार्टमेंट है उनके खर्चे को डिवाइड करना है। तो सर्विस डिपार्टमेंट, पहले एक्स की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए दिया गया है ना, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को किस बेसिस पे डिवाइड करना है, 4:3:3। तो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है, क्वेश्चन में मुझे देख के बताइए सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है। तो डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा है 4100। देखिए दिया है ना 4100 है, तो 4100 को 4:3:3 के रेशियो में डिवाइड किया। तो यहां से करेंगे -4100 और इसको तीनों डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी के बीच में डिवाइड किया है। किस रेशियो में, 4:3:3। अगला लिया डिपार्टमेंट वाई। डिपार्टमेंट वाई को किस बेसिस पे करना है, डायरेक्ट वेजेस, यानी 7:6:5 के बेसिस पे। तो यहां लिखेंगे -3640, -3640 और इसको डिवाइड करेंगे 7:6:5 के बेसिस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। फिर आप लास्ट में इनका सम कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल ओवरहेड का खर्चा कितना है, 27,400। ठीक है, और उसको आपने अंत में रीअपोर्शन करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड किया। ठीक है, तो ये 27,400 का जो खर्चा है डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी के बीच में डिवाइड हो गया। राइट, मैं उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे केवल तरीका बताया है, करने का काम आपका है। ठीक है, ये क्वेश्चन लेंदी है, देखो थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, बट बहुत इजी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो यानी आपको अपोर्शमेंट भी समझ में आ गया, आपको रीअपोर्शमेंट भी समझ में आ गया। ठीक है, न समझ में आए तो दोबारा रिवाइंड करके क्वेश्चन देखिएगा। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन, चौथा स्टेप जो है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में, चौथा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मैं लेक्चर वाइंड अप कर रही हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।